जिस ऊर्जा ने अंधेरे को रोशनी में बदला, कैसे जन्मी होगी, आइए जानते हैं बिजली की अद्भुत कहानी। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आप मेरे साथ में इस सेशन के अंदर में एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए विराजमान है। टॉपिक क्या है? विद्युत धारा। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज विद्युत के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आप पंखे में बैठे हैं तो वो विद्युत के द्वारा, आज आप मुझे देख पा रहे हो फोन पर, लैपटॉप पे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ किसके द्वारा चलते हैं? विद्युत के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आज हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये विद्युत क्या है, क्योंकि मैंने एक आपको हुक लाइन शुरुआत में बोली है। क्या थी वो हुक लाइन? जिस ऊर्जा ने अंधेरे को रोशनी में बदला, कैसे जन्मी होगी, आइए जानते हैं उस बिजली की अद्भुत कहानी। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो बिजली की शुरुआत हुई, कहां से हुई। शुरू से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलते हुए एडवांस तक जानेंगे कि बिजली की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो बिजली की कहानी की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। 600 ईसा पूर्व अर्थात यानी यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले की चर्चा कर रहे हैं। बिजली की कहानी की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स द्वारा की गई थी। एक वैज्ञानिक थे, जिस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। ये जो थेल्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, एक अंबर का पदार्थ लिया मेरे प्यारे साथियों। अंबर के पदार्थ को जब उन्होंने रगड़ा, तो उस पदार्थ को जब उन्हें रगड़ने के दौरान उस पदार्थ ने छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना लगा। जो पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ये जो छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण जो आया, इसी को इन्होंने वैद्युत नाम दिया। क्या नाम दिया? वैद्युत। और इस वैद्युत का एक स्पेशल नाम दिया गया, जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, स्थिर वैद्युत की कहा गया। तो क्या किया इन्होंने, एक अंबर का पदार्थ लिया मेरे प्यारे साथियों। तो अंबर का पदार्थ, अंबर क्या होता है गुरुजी? अंबर एक पीला सा गोंद जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, गोंद जैसा पदार्थ। ये एक अंबर का पदार्थ था। और जब इसको रगड़ा, तो इसने क्या किया, इसने छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर दिया, जिसको थेल्स भाई साहब ने क्या कहा, इसको वैद्युत कहा। इसको क्या कहा? इस चीज को वैद्युत कहा। मैं आपको आपके एक फेवरेट कार्टून की याद दिलाता हूं, आपके बचपन की यादों को कुछ ताजा करता हूं। शायद कुछ बच्चे, कुछ साथी अभी भी उन सारे कार्टूनों को देखते होंगे और एंजॉय करते होंगे। सर कौन से कार्टून की आप बात कर रहे हैं, किस कार्टून की आप चर्चा कर रहे हैं? तो चलिए ये भी बता देते हैं। आप लोगों ने अवश्य निंजा हथौड़ी को देखा होगा। उसमें एक बिल्ली है कियो नाम की, और उसका एक साथी है अमारा। ठीक है, जहां तक मैं सही हूं, उसका जो साथी है उसका नाम अमारा है और बिल्ली का नाम कियो है मेरे प्यारे साथियों। तो जो कियो है, अगर आपने उस फेवरेट कार्टून को देखा है, तो कियो नाम की जो बिल्ली है वो अपनी बॉडी से एक प्लेट को रगड़ती है। और जब वो उस प्लेट को रगड़ती है, तो रगड़ने के दौरान क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी से कुछ निकलना प्रारंभ होता है। तो जो उसके शरीर पर आया है वही क्या है? विद्युत है। जो उसके शरीर पर उत्पन्न हुआ वही क्या है? विद्युत है। और वो उस विद्युत के द्वारा दूसरे लोगों को झटका देती है। हाँ, ऐसा भी होता है, यानी वो जो कार्टून बनाया हुआ है वो कोई फेक नहीं है। जो उसके अंदर कंसेप्ट यूज किया हुआ है बिल्कुल एकदम सटीक है। अर्थात आप एक बिल्ली की खाल से जब किसी एवोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं, तो बिल्ली की खाल पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चों, ये हमारी एक प्यारी सी बिल्ली है, और इस बिल्ली का नाम हम, चलिए बिल्ली, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लोगे ये बिल्ली है, ठीक है। ये इसकी टांगे हैं और एक पूंछ बनाते थे। ये हमारी बिल्ली है बेटा, ठीक है। तो इस बिल्ली को देखिए, इस बिल्ली से जैसे ही हमने क्या किया, एक एवोनाइट, एवोनाइट क्या होता है? एवोनाइट भी एक मटेरियल है। एवोनाइट के जैसे ही छड़ को रगड़ा या प्लेट को रगड़ा, जैसा कि उस फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के अंदर दिखाया है, तो क्या होता है, जैसे ही उसको रगड़ते हैं तो इस बिल्ली के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आता है? धन आवेश आ जाता है। इस बिल्ली के ऊपर कैसा आवेश आ जाता है? इस बिल्ली के ऊपर आवेश आ जाता है। ये जो प्रक्रिया है, जो आवेश उत्पन्न हुआ है, इसी को थेल्स भाई साहब ने क्या कहा था? वैद्युत कहा था, बिजली कहा था, ठीक है। इसके बाद फिर
एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने चर्चा की। अब वो कौन थे, जरा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसी ना किसी कहानी के दौरान आप लोगों ने इनको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है साथियों, तो आइए आज इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। लगभग 18वीं सदी के आसपास महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था वैज्ञानिक नाम, महान वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, जिन्होंने पतंग और चाबी का प्रयोग करके सिद्ध किया कि आसमान की जो बिजली है और हमारे द्वारा बनाई गई बिजली दोनों एक जैसी है। अगर मैं चर्चा करूं शुरुआत में, जिस समय बिजली बनाई ही नहीं गई थी, बिजली के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, तो आसमान में जो चमकने वाली बिजली थी उसको लोग कोई दैवीय घटना समझते थे। ऐसा समझते थे किसी देवता की कृपा है जो आसमान में इस तरीके की बिजली आता तड़े देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिकल हुए, जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, बाद में हमको पता चला कि आसमान की बिजली और हमारे द्वारा बनाई गई बिजली में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। तो ये इस बात की चर्चा कैसे हुई, कैसे पता चला, उसको भी समझते हैं। तो क्या क्या 18वीं सदी के आसपास बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिन्होंने पतंग और चाबी का प्रयोग करके सिद्ध किया कि आसमान की बिजली हमारे द्वारा बनाई गई बिजली एक जैसी है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रैक्टिकल क्या था, जरा उसको भी समझ लेते हैं। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर हमारे लिए बिजली को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जानते थे इस प्रैक्टिकल के दौरान, इस प्रयोग के दौरान इनके जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस प्रयोग को करना उचित समझा। यह प्रयोग क्या था, तो चलिए समझते हैं। इन्होंने क्या किया, आप ऊपर एक पतंग देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पतंग देखिए प्रैक्टिकल का नाम ही है, प्रयोग का नाम ही है पतंग चाबी का प्रयोग। तो ऊपर आप एक पतंग देख पा रहे हो, और यहां अगर आप दो लोग ध्यान से देखो तो यहां एक चाबी लगी हुई है, इस जगह पर यहां पर एक चाबी लगी हुई है, ठीक है। और ये एक धागे के द्वारा, एक ऐसा धागा जो थोड़ा सा मजबूत हो, और इस तरीके की पतंग इन्होंने डिजाइन की थी जो हर मौसम में आता, बारिश के मौसम में, तूफान के मौसम में आसानी से कंट्रोल की जा सके, आसानी से उड़ाई जा सके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी इस पतंग पर यहाँ पर एक स्ट्रिप लगा दी, एक पत्ती लगा दी धातु की, जिसका काम था कि आसमान से आने वाले आवेश को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। जैसे जैसे बारिश हो रही थी, ठीक है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये प्रैक्टिकल किया गया था, ये प्रयोग किया गया था, तूफान के हजारों थपेड़े पतंग पे पड़ रहे थे, फिर भी इसके ऊपर क्या हुआ, आवेश कलेक्ट होता रहा, आवेश इकट्ठा रहा। अभी आवेश क्या है इसके आप टेंशन ना लोगे, बस इतना समझ लीजिए कुछ था जो इस पतंग के ऊपर इकट्ठा हो रहा था। और जैसे जैसे ये जो डोरी थी, ये जो धागा था, वो क्या हो गया, बारिश के पानी से गीला हो गया और एक कंडक्टर का काम करने लगा। जब यहां से इस सारा का सारा आवेश यहाँ आया तो इस चाबी के ऊपर इकट्ठा हो गया। अगर मैं दिखाऊं तो देखो, यहाँ आप इस चाबी को देख पा रहे हो, यहाँ से सारा का सारा आवेश देखिए, यहाँ से आवेश इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होकर के इस चाबी पे आ रहा है। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि नीचे एक कारपेट भी लगा रखी थी, और कारपेट ऐसी लगाई थी कि वो विद्युत की कुचालक हो, अर्थात जिसमें से करंट आसपास ना हो पाए, ठीक है। तो फिर उसके दौरान ये आप देख पा रहे, तो इनके ये बेटे हैं शायद, जहां तक है। चलिए, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इस चाबी को जैसे ही इसके पास में अपने हाथ को लाने का प्रयास किया, जैसे ही हाथ को लाने का प्रयास किया, तो जैसा तड़ित आसमान में देखने को मिलता है, जैसे स्पार्किंग आसमान में देखने को मिलती है, ऐसी स्पार्किंग इनको अपने हाथ के आसपास देखने को मिली। तुरंत ये समझ गए कि आसमान की बिजली और इनके द्वारा बनाई गई बिजली में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों की दोनों बिजली एक जैसी है। तो इस प्रैक्टिकल के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा पहली बार यह सिद्ध हुआ दोस्तों कि जो हमारे द्वारा बनाई गई बिजली और आसमान में जो चमकने वाली बिजली है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों की दोनों बिजलियां क्या है, एक जैसी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो 1831 में माइकल फैराडे, ठीक है, 1831 के आसपास, क्योंकि देखिए अभी तक इतना पता चल गया कि बिजली के बारे में एक ओवरव्यू हमें मिल गया। अब जब हम समझ चुके कि बिजली ऐसी है, तो माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, एक जनरेटर बनाया और जनरेटर के द्वारा विद्युत को उत्पन्न किया, जो आप लोग आज देख पाते हो। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले लेक्चरों में मैं आपको जनरेटर भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटर कैसे बिजली बनाता है, इसकी चीज की भी चर्चा करेंगे। आप लोग घर पे बना पाओगे, इस चीज का प्रॉमिस मैं आपको दिलाता हूं, लेकिन आपको लेक्चर सीरीज को अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा और मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जो जो मैं पढ़ाऊं, ठीक है। चले, तो 1831 के आसपास माइकल फैराडे ने जनरेटर बनाकर बिजली बनाने का एक अद्भुत तरीका खोज करके हम लोगों के सामने रख दिया। उसके बाद थोड़े ही समय बाद थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उम्मीद करता हूं आपको ये जो हमारी हिस्ट्री, जो विद्युत का जो इतिहास था, वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे विद्युत का हमारा इतिहास, आज जो हमारे सामने जो विद्युत है, विद्युत कुछ इस तरीके से बन करके हमारे सामने आई। अब जरा एक एक करके अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं।
इस चीज को समझाते हैं कि विद्युत एक्चुअली में है क्या। तो उससे पहले मैं एक टॉपिक की और चर्चा करूंगा, उस टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक क्या है? परमाणु। हालांकि मैं जानता हूं आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, परंतु फिर भी कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद परमाणु को नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो शायद अब तक भूल चुके होंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम परमाणु। परमाणु, एटम। तो अगर बात करें तो एटम क्या, अगर मैं इस सारी दुनिया की सारी चीजों को देखूं, इस दुनिया की सारी वस्तुओं को देखूं, इस दुनिया की सारी वस्तुओं को देखूं, तो ये सारी की सारी वस्तुएं दोस्तों किसी ना किसी चीज से मिलकर के बनी है। ये जिस चीज से मिलकर के बनी है वह छोटी से छोटी फंडामेंटल इकाई, जिस चीज से ये दुनिया बनी है उसको हम परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। अगर मैं दुनिया में चारों ओर नजरों को घुमा करके देखूं तो मुझे जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं आज की दुनिया में, वो किसी ना किसी छोटे ना छोटे से छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी है। और उसी पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? परमाणु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? परमाणु। सबसे पहले परमाणु की अगर बात की थी, जहां तक बुकों में इस चीज के बारे में लिखा है, हालांकि कणाद ने इसकी बात की थी, लेकिन मैं बुकों के अध्ययन के आधार पर चलूंगा। तो सबसे पहले परमाणु की जो बात की थी वो डाल्टन भाई साहब ने की थी। डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु की चर्चा की थी। तो डाल्टन ने क्या कहा था परमाणु के बारे में, जरा समझते हैं। डाल्टन ने कहा था ये दुनिया की सारी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, उस छोटे से कण को परमाणु बोलते हैं। और परमाणु एक ऐसी यूनिट है जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते। तो क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने बोला था परमाणु, परमाणु, इन्होंने बोला था दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया की सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन छोटे छोटे कणों को परमाणु नाम दिया गया। इन छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कणों को, कणों को परमाणु नाम दिया गया। परमाणु नाम दिया गया, दिया गया और दिया गया। और क्या बोला इन परमाणुओं के बारे में, इन छोटे छोटे कणों के बारे में? बोला कि आप ये छोटे से छोटा कण, आप इसको आगे नहीं तोड़ पाएंगे। किसने कहा? डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने कौन सी बात कह दी? डाल्टन ने बोला था कि यह परमाणु, यह परमाणु, परमाणु अविभाज्य है जी, अविभाज्य है, अविभाज्य है। अर्थात, अर्थात क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि आपने जो छोटा सा कण लिया है, आप उस कण को नहीं तोड़ सकते। तो इन्होंने क्या बोली थी? अर्थात, अर्थात परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, जा सकता है। और आगे एक बात और इन्होंने कह दी। कौन सी बात कह दी गुरुजी? इन्होंने बोल दिया परमाणु एक गोलाकार कण है। क्या बोल दी? परमाणु एक गोलाकार कण है, परमाणु एक गोलाकार कण है, गोलाकार उदासीन कण है, उदासीन कण है। अब ये कौन सा एक वर्ड ले आए सर आप? उदासीन। उदासीन की चर्चा आगे करेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा समझ लिए परमाणु एक गोलाकार कण है जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते, जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते। परंतु आज अगर हम बात करें तो परमाणु को तोड़ा जा सकता है। अर्थात जो डाल्टन ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी, डाल्टन ने जो बात कही थी, वो क्या हो गई? खारिज हो गई। खारिज अर्थात उनकी बात असत्य साबित हो गई, क्योंकि आज परमाणु को हम कई भागों में तोड़ सकते हैं। मुख्यतः 3 भागों में हम परमाणु को तोड़ सकते हैं। सर कौन से 3 भाग हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी चर्चा अब हम करते हैं। एक बार इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहां से आगे की चर्चा करते हैं कि परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बोली गई। हमने क्या कहा कि ये जो डाल्टन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो क्या हो गया? फेल हो गया, अर्थात परमाणु को तोड़ दिया गया। सर किस किस भागों में तोड़ा गया? तो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो क्या रहा? डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत
बाद का सिद्धांत फेल हो गया, असफल हो गया, सिद्धांत असफल हो गया, असफल हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि अब परमाणु को आगे भागों में तोड़ दिया जा चुका था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने तो एक बात बोल दी। क्या बात बोल दी? कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु, जिसको आगे नहीं तोड़ सकते। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, क्योंकि आप लोग जानते हो किसी ना किसी का कोई ना कोई गुरु निकल के आ ही जाता है। विज्ञान का आज तक ये इतिहास रहा है, हर किसी ने अपने पीछे वाले को पिछाड़ के रखा है। तो यही साथ इनके साथ में हुआ। तो डाल्टन का जो परमाणुवाद का सिद्धांत था वो क्या हो गया प्यारे साथियों? वो फेल हो गया। अब कौन से वो कण निकल के आए? तो परमाणु कौन से भागों में टूटा? तो परमाणु के मूलतः 3 कण निकल के आए। हालांकि कण और भी विद्यमान थे, कण और भी विद्यमान थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा और भी कुछ था। लेकिन उस चीज की चर्चा हम इस सेशन में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली फर्दर स्टडी जब आप करोगे, बड़ी क्लासों में जाओगे, उस समय इन सारी चीजों की चर्चा करोगे। अभी तो केवल आपके लिए परमाणु के अंदर केवल 3 ही कण हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो क्या बात बोली थी, पहले उस बात को सुन लेते हैं। इन्होंने कहा था परमाणु एक गोलाकार कण है। इस बात को तो स्वीकार कर लिया गया कि परमाणु भाई साहब एक गोलाकार कण है। और इस परमाणु के बीच में कौन कौन सी बातें हुई वो समझना। ये जो परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? एक गोलाकार कण है। इस परमाणु के बीच में एक बीच का जो भाग होता है उसको हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नाभिक। अगर मैं बात करूं कि ये जो परमाणु है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, दिखता कैसा होगा? एक गोलाकार कण है साथियों, एक गोलाकार कण, जैसे आपकी फुटबॉल है उसी तरीके से। लेकिन बीच में कोई बैठा है, जिस बीच में जो बैठा है उसको नाभिक बोलते हैं। और ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकल किए गए, ऑब्जर्वेशन हुए, प्रयोग हुए, पता चला कि परमाणु का जो सारा का सारा द्रव्यमान है, सारा का सारा द्रव्यमान इस नाभिक के बीच में होता है। अगर मैं ऐसी बात बोलूं कि परमाणु का जितना भी वजन है वो सारा का सारा कहाँ है? नाभिक में, तो कोई अनुचित नहीं होगा। तो बीच में कौन रहते हैं गुरुजी, जरा ये भी बता दीजिए। बीच में 2 कण मौजूद रहते हैं। कौन कौन से वो 2 कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन रहते हैं जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं प्यारे साथियों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में जो आप देख रहे हो, ये आउटर सेल जो देख रहे हो, ये वाली, इन वाली कक्षाओं में, इन वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, सर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? जैसे परमाणु में ये कुछ कण हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी कण हैं। ठीक है, बीच में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं चर्चा करूं तो कौन कौन से कण निकल के आए? तो परमाणु के मूल 3 कण निकल के आए। परमाणु में कितने मूल कण होते हैं? परमाणु में, परमाणु में, परमाणु में मूल कण कौन कौन से? मूल कण कौन कौन है? एक आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। एक आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन। और एक आपका न्यूट्रॉन है। ये वो 3 कण हैं जो परमाणु के अंदर मौजूद हैं। एक बात बता दे रहा हूं, अगर चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम फील करना, एकदम अच्छे से समझना, तो आज जो पढ़ा रहा हूं उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना। एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एक एक चीज फील करा दूंगा, क्या है विभव, क्या है विभवांतर, क्या है विद्युत धारा। लेकिन आपको इस लेक्चर को अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए समझिए। तो परमाणु में कौन कौन से 3 कण देखने को मिले? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाना है? अब नाभिक के बाहर, जिन्हें हम वृत्तीय कक्षा बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? वृत्तीय कक्षा। अगर मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं और कहीं आपको इस टॉपिक से कनेक्ट कराने की कोशिश करूं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से शायद मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बेटा इसको समझ लिए, मान लीजिए सूरज है और ये सारे के सारे क्या है? ग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा एक छोटा सा सोलर सिस्टम यहां भी देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार आकाश में आपको सौर मंडल देखने को मिलता है, इसी प्रकार एक छोटा सा सौर मंडल आपको एक परमाणु के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा कि परमाणु भी एक सौर मंडल का छोटा सा रूप है। ये डेफिनेशन, ये थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये परिकल्पना मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, किसी पुस्तक में इस बात का व्याख्यान नहीं है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि मेरे अनुसार ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा कि एक छोटा सा सौर मंडल हमारे सामने देखने को मौजूद है। चलिए भाई आगे चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने जान लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, एक बात और मैंने आपको बोली थी परमाणु के बारे में। आज मैं परमाणु ही पढ़ाऊंगा, ज्यादातर परमाणु के बारे में डिस्कस करूंगा।
आगे तो चर्चा मैं बहुत बाद में करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, परमाणु हमने समझ लिया, परमाणु में 3 कणों की चर्चा हमने की है साथियों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एक बात अभी मैंने आपको बोली थी, सर कौन सी बात बोली थी, जरा एक बार याद दिला दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक परमाणु एक गोलाकार उदासीन कण है। ये जो उदासीन वर्ड है, ये उदासीन क्या है, जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसको भी जरा समझ लेते हैं कि उदासीन का अर्थ क्या होता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं, सिंपल सी साधारण भाषा में, उदासीन का अर्थ है जिस पर कोई आवेश मौजूद ना हो, जिस पर कोई आवेश मौजूद ना हो, कोई आवेश मौजूद ना हो, मौजूद ना हो, ना हो, अर्थात अर्थात उस पर कुल आवेश, उस पर कुल आवेश जीरो, कुल आवेश जीरो, आवेश जीरो। अरे सर आपने कौन सी बात यहां कह दी, वापस से आपने हमको कंफ्यूजन में डाल दिया, ये आवेश क्या होता है। अरे घबराइए मत, बस इतना सा जान लिया, उदासीन का मतलब उस पर कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा, उसे हम उदासीन बोलेंगे। आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, घबराइए मत। तो सबसे पहले आवेश के बारे में चर्चा करने से पहले मैं कुछ आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बता देता हूं। कुछ मूलभूत गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में समझना है हमें, परमाणु के जो 3 कण हैं कौन कौन से निकल के आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है जी, समझिए। उससे पहले और कुछ बताता हूं, वो भी जानिए। एक जो परमाणु होता है, ये मान लीजिए हमारा परमाणु है और ये इसका नाभिक और ये वृत्तीय कक्षा। आप और भी वृत्तीय कक्षा बना सकते हैं और भी इलेक्ट्रॉन 2-4 घुमा सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बीच वाले भाग में मुख्यतः धन आवेश होता है जी। कैसा आवेश होता है, धन आवेश। सर आप कैसे कह सकते हो धन आवेश होता है, अरे घबराइए मत, इसमें बस इतना याद रखिए अभी के लिए, इसमें कौन कौन मौजूद है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद है। कौन कौन मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है इन वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आज इन्हीं परमाणु में ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, अगर परमाणु सामान्य अवस्था में आता, उसके साथ में कोई मस्ती नहीं की गई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो क्या देखने को मिलेगा जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है। जब परमाणु परमाणु सामान्य अवस्था में हो, सामान्य अवस्था में हो, सामान्य अवस्था में हो, अतः परमाणु के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो सर परमाणु सामान्य अवस्था में होगा तो कौन सी ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहते हो। बेटा बात यह है कि इसके अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतने इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से समझो मेरे प्यारे साथियों कि एक जब परमाणु उदासीन अवस्था में होता है या सामान्य अवस्था में होता है तो उसे प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं ये बात बोलूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बात अनुचित नहीं होगी, बिल्कुल सत्य है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर न्यूट्रॉन की क्या चर्चा करें, न्यूट्रॉन का जरूरी नहीं, वो बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द एटम। ये डिपेंड करेगा कि एटम की सिचुएशन क्या, एटम कैसा है। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए कि जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब जरा आगे की चर्चा में आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। सर क्या बात बताएंगे, देखिए भाई अभी मैंने आपको आवेश नहीं बताया ना, मैं अभी बताने वाला हूं, अभी उसको डाल के रखिए, डाउट में डाल के रखिए आवेश है क्या, आज के लेक्चर में ही बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अपने सब्र को बनाए रखिए। उससे पहले जान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में धन आवेश होता है, कैसा आवेश, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में ऋण आवेश होता है साथियों, कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश। सर बार बार आवेश शब्द आ रहा है, समझा ही दीजिए बस इसी के बाद। चलिए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन 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 पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जी, माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। सर ये कूलम क्या है, आवेश को मापने की एक इकाई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश,
प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, इसको ई पॉजिटिव लिख सकते हो या पी लिख सकते हो। तो कितना आवेश होता है, प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। अगर आप लोग देखो ध्यान से तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, ऋणात्मक, और ये नीचे वाली क्या है, धनात्मक। तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। और भाई इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। ठीक है, अब आगे समझिए, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एन बराबर में 0 कूलम। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 0 कूलम। आपको ये फैक्चुअल डाटा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस किसने की थी, तो आप एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा इस बात को याद रख सकते हो। वो ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इस ट्रिक को आप याद रखो, जिससे क्या है कि आपको ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जिसने डिस्कवरी की थी, खोज की थी, उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। सर क्या मतलब है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, टॉमसन ने, टॉमसन। कहीं कहीं इसको जे जे थॉमसन भी कहते हैं, कहीं कहीं क्या बोलते हैं, जे जे थॉमसन, थॉमसन। ठीक है, अच्छा, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ना फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी साथियों, चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने। ठीक है जी, चले, यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे समझिए इनके बारे में और थोड़ा सा समझिए, और थोड़ा सा। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जैसे आप लोगों से पूछूं कि आपका द्रव्यमान कितना है, आपका वजन कितना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एक बैलेंस पे जाओगे, एक तराजू पे जाओगे, जहां भी जाओगे, पेट मेजरिंग डिवाइस पर, और उसके ऊपर खड़े होकर के बता दोगे कि गुरुजी मैं 55 किलो का हूं, 60 किलो का हूं, 65 किलो का हूं, 80 किलो का हूं। जितना भी आपका वजन है वो सिंपल सा आप वेट मेजरिंग मशीन पर जाकर के बता सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप क्या करोगे, छोटे से इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे वेट मेजरिंग डिवाइस पर और जाकर के तौल के ला के दोगे। ठीक है, ऐसा करोगे नहीं, इसका द्रव्यमान नापा गया। ठीक है, अब वो कैसे नापा गया ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, अभी बस याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। आपको ये फैक्चुअल डाटा अच्छे से याद कर लेना है, याद रहे, क्योंकि देखिए किसी भी आप एग्जाम में बैठो तो अलग अलग पूछ लेता है, और कहीं ना कहीं आपको आगे भी याद करना पड़ेगा। तो समझिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। ये बहुत 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 कम द्रव्यमान है ये, क्योंकि देखिए 10 की पावर माइनस के 31। ठीक है, इसका मतलब है 10 की पावर 31 को नीचे लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, फिर 10 की पावर 31 है, यानी कि 31 जीरो इससे पहले लगानी पड़ेगी। इतना छोटा द्रव्यमान है। अगर बात करूं प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन को जब तौला गया, प्रोटॉन का जो तौला गया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आया मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 27। देखिए मैं फिक्स वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू आगे तक भी वेरी करेंगी। ठीक है, तो लगभग लगभग लिख रहा हूं, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 केजी। अगर बात करूं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है जी, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू अप्रॉक्स में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 केजी। सर आप ये चिन्ह क्या लगा दे रहे हो, ये चिन्ह कुछ और नहीं, जैसे आप बराबर का चिन्ह लगाते हो, जैसे आप बराबर का चिन्ह लगाते हो, ऐसे ही एक सिर्फ चिन्ह है, और इस चिन्ह का मतलब है कि जो वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने वो लगभग में कैसी है, लगभग में। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका वजन कितना है, तो आप फिक्स वजन नहीं बता पाओगे, आपने शायद पहले तोल रखा हो, अभी मैं पूछ रहा हूं बिना तोले, तो आप एक एवरेज बताओगे इसके आसपास होगा, तो ये क्या अप्रॉक्स बता रहे हो, उसके आसपास बता रहे हो, तो आप ऐसे चिन्ह का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये फैक्चुअल डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा समझते हैं कि आवेश क्या है, इतनी देर से मैं चर्चा कर रहा हूं आवेश आवेश आवेश, ये आवेश होता क्या है। अब जरा इस आवेश की भी चर्चा कर लेते हैं, आवेश को भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि आवेश होता क्या है। चलें, तो देखिए मैं सिंपल सा
10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो 10th क्लास का ही एग्जांपल दूंगा, 10th क्लास की डेफिनेशन दूंगा जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का गुण है। क्या चीज है? आवेश सिंपल सा पदार्थ का गुण होता है। चलिए पहले हेडिंग लगाते हैं, आवेश। आवेश, आवेश अंग्रेजी में बोलते हैं इसको चार्ज। चार्ज, चार्ज अर्थात शुल्क नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पूरा नाम लिखा तो। वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का गुण है। क्या चीज है? आवेश, सिंपल सी भाषा। आवेश, आवेश पदार्थ का, पदार्थ का गुण होता है। गुण होता है। कौन सा? चीनी वाला नहीं भाई, होता है प्रॉपर्टी, सिंपल सा। आवेश क्या है? पदार्थ का गुण होता है। सर कैसा गुण है? एक बात समझना, जैसे कि हम इंसानों के अलग अलग गुण होते हैं, हम इंसानों के अलग अलग गुण होते हैं। सर कैसे? जैसे रोना, खाना, मतलब रोना ये क्या है? एक गुण है। गुस्सा करना एक गुण है। इसी प्रकार खुश होना हमारा एक गुण है, ठीक है। चिंता करना हमारा एक गुण है। इसी प्रकार पदार्थ भी एक गुण दिखाता है। सर कैसा गुण है? पदार्थ क्या कर रहा है? जब आवेशित हो जाता है तो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लगता है या दूर हटाने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। तो पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण वह छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचे या दूर हटाने का प्रयास करें, उसे क्या बोलते हैं हम? आवेश बोलते हैं। जिस प्रकार चुंबक छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या लोहे लोहे युक्त पदार्थों को खींचती है, इसी प्रकार जो आवेश है, जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है या प्रतिकर्षित करने लगता है। ये जो गुण होता है इसी को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो आवेश पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण, जिसके जिसके कारण, जिसके कारण वह छोटे छोटे, छोटे छोटे कणों को, कणों को अपनी ओर, अपनी ओर, और खींचने लगता है। खींचने, खींचने लगता है। छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लगता है। ठीक है जी। क्या करेगा? छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लगेगा। शुरुआत में मैंने इस चीज का एक बेहतरीन एग्जांपल दिया था, एक कार्टून कैरेक्टर बताया था, नाम था, अभी बता देता हूं फिर से, निंजा हथौड़ी। उसमें क्यों नाम की बिल्ली है, जब अपनी बॉडी से, क्योंकि वो भी एक पदार्थ है बेटा, जब अपनी बॉडी से एवोनाइट की प्लेट को जब रगड़ती है तो वो भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जरा एक बार यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, निंजा हथौड़ी कियो इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से आप गूगल करना, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करना, तो शायद वीडियो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। और आप कहोगे कि मैं दिखा दूं तो कमेंट में डाल देना, मैं आगे आने वाले लेक्चर में उसको शुरुआत में दिखा दूंगा। ठीक है। तो आवेश पदार्थ का गुण है जिसके कारण पदार्थ क्या करता है? छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है। या क्या करेगा? आकर्षित करेगा, या क्या करेगा जी? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा, या क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अब जरा समझते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। ठीक है। क्या समझते हैं? आवेश का प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। इस दुनिया में अगर मैं चर्चा करूं आवेश के बारे में तो दो ही प्रकार का आवेश है। इस दुनिया में केवल दो ही प्रकार का आवेश है। गुरुजी कौन कौन सा आवेश है जरा एक बार हमें बता दीजिए। धनावेश और ऋण आवेश। धन और ऋण दो ही प्रकार का आवेश है। सर धन और ऋण आवेश, हाँ जी। तो एक है आपका धनावेश और दूसरा क्या है? ऋण आवेश। एक है आपका धनावेश और दूसरा कौन है? ऋण आवेश। और आवेश को जिसमें नापा जाता है वो मात्रक के कूलम। सिंपल सा बताता हूं, जैसे आप बाजार से आलू लेने जाते हो तो क्या कहते हो? 2 किलो आलू, 4 किलो आलू, 10 किलो आलू, 20 किलो आलू। तो ये जो किलो शब्द बोल रहे हो ये क्या है? उसको मापने की एक इकाई है। किसको? आलूओं को या चीनी को। ये जो किलो है एक तरीके का मात्रक है जिसमें उस चीज को नापा जा रहा है। ऐसे बेटा आवेश को जिसमें नापा जाता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो आवेश का मात्रक याद रखोगे, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है जी कूलम। क्या होता है? कूलम। एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है कूलम, जो आप 12th में इनका एक नियम पढ़ेंगे, कूलम का नियम। ठीक है। लगभग लगभग पूरे 2 से 3 चैप्टर इन्हीं के ऊपर
नौछावर किए गए कूलम भाई साहब के ऊपर 12th में जब पढ़ोगे, ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धन आवेश, ऋण आवेश। सर ये बात तो समझ में आ गई कि आवेश दो प्रकार का है। सर डिफरेंस क्या है दोनों में, कैसे बताएंगे कि ये धन आवेश है, कैसे बताएंगे ये ऋण आवेश है। तो चलिए समझते हैं, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये आवेश धन आवेश है और कैसे कहेंगे हम ये आवेश ऋण आवेश है। तो सबसे पहले हम धनावेश समझते हैं। तो धनावेश का अर्थ क्या होता है, धनावेश, धनावेश, धनावेश का अर्थ है सामान्य अवस्था से किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। धनावेश, धनावेश का सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ होता है, अर्थ है किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूं, सिंपल सी परिभाषा कहूं, सिंपल शब्दों में कहूं, तो एक ऐसा पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वो कैसा होगा, धनावेश। सर सर समझ में नहीं क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो, हाँ समझो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए मान लीजिए एक कोई पदार्थ था, ये क्या था, ये कोई पदार्थ था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे बेटा जी, बराबर थे। मेरे प्यारे साथियों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, इसमें बराबर थे। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बाहर डाल दिया, इलेक्ट्रॉन को उठा उठा करके इसमें से बाहर पटका। हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को उठा उठा करके पटका। जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के डाल दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही। तो यहां क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के डाला, जैसे हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के डाला, तो ये बॉडी क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये जो बॉडी थी, ये जो वस्तु थी, उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा जी, धन आवेश आ जाएगा। तो सर इसका कहने का मतलब ये, आप ये कहना चाह रहे हो कि हम किसी पदार्थ में से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो बॉडी था वो वस्तु धनावेशित हो जाए। हाँ मेरे प्यारे साथियों मैं यही कहना चाहता हूं कि जब जब किसी वस्तु पर होगी इलेक्ट्रॉन की कमी तो उसको पकड़ के वहीं पीट के बोलना कि भाई साहब तुम धनावेश हो गए हो, अब कोई ज्यादा बकवास नहीं करनी है। तो क्या करना है, जब होगी इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को पकड़ो, पीटो, उसको पकड़ के पीटो और बोलो उसको, जबरदस्ती बुलवाओ उससे कि तुम पर क्या है, धनावेश है। सर फिर ऋण आवेश क्या है, जस्ट इसका उल्टा मेरे प्यारे साथियों, जस्ट इसका उल्टा। सर क्या मतलब है जरा बताइए वो भी, चलो भाई समझते हैं। तो ऋण आवेश का क्या अर्थ होता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश का सामान्य अर्थ, ऋण आवेश, ऋण आवेश का सामान्य अवस्था, सामान्य, सामान्य अर्थ किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, अधिकता से है, ठीक है। समझिए तो ऋण आवेश का अर्थ क्या है, ऋण आवेश का सामान्य अर्थ होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। सर क्या मतलब है, समझिए वही सीधा फिनोमेना, वही सीधा। मान लीजिए ये कोई वस्तु थी, ये क्या थी, कोई वस्तु थी। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसके अंदर आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे प्यारे साथियों क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ गुरुजी बिल्कुल होंगे, ये बात आपने शुरुआत में बताई थी। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए चिंकी आ गई, चिंकी, और चिंकी क्या की, चिंकी कहीं से इलेक्ट्रॉन को उठा करके लाई, क्या की, चिंकी कहीं से इलेक्ट्रॉन को उठा करके लाई और चिंकी ने इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसके अंदर पटक दिया। तो यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब जरा सोचिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है बेटा, क्या है, ऋण आवेश। तो बॉडी क्या हो जाएगी, ऋण आवेश। तो वस्तु के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा जी, ऋण आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर उपस्थित हो जाएगा। और डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाले जाएंगे उतना ज्यादा ऋण आवेश यहाँ आएगा। उसी प्रकार जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेगा उतना धनावेश यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। कितना धनावेश आएगा उतना ही धनावेश आएगा। अब जरा आगे समझते हैं, आगे चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए भाई तो आगे चर्चा करते हैं धनावेश और ऋण आवेश के बारे में, ठीक है।
देखिए कुछ देखा गया आगे हमने, जैसे कुछ वस्तुओं के पेयर, कुछ वस्तुएं ली उनको आपस में रगड़ के देखा, कुछ वस्तुएं ली और उनको आपस में रगड़ के देखा। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, ठीक है। कुछ पेयर पढ़िए, कुछ पेयर, कुछ महत्वपूर्ण युग्म, कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण युग्म। युग्म मतलब गुरुजी पेयर जी, पेयर। पेयर सर किस चीज के पेयर है, जरा समझ लें पहले, पढ़ाएंगे एक एक करके। तो देखिए कौन कौन से पेयर हैं। जैसे कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, किसको, कांच की छड़ को, कांच की छड़, कांच की छड़ और प्लस रेशम के कपड़े को रगड़ा, रेशम का कपड़ा, ठीक है। कांच की आपने एक छड़ ली और कांच की छड़ को जब आपने रेशम से रगड़ा तो देखा गया, जैसे ये रगड़ने के दौरान की प्रोसेस, इसके बाद क्या हुआ कि कांच की छड़ को पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। कांच की छड़ पर, कांच की छड़, कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई जी। कैसी आवेशित हो गई, धनावेशित, ठीक है। अतः कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आया। और वहीं रेशम की छड़ पर, रेशम की छड़ पर, रेशम की छड़ पर, रेशम की छड़ पर ऋण आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश, आवेश आ गया। अब सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों, सर इस पर धनावेश और इस पर ऋण आवेश क्यों आया, ठीक है। दोनों पर एक जैसा आवेश क्यों नहीं आया, ठीक है। दोनों वस्तु पर एक जैसा आवेश क्यों नहीं आया, दोनों पर धन आवेश क्यों नहीं आया, दोनों पर ऋण आवेश क्यों नहीं आया, इन दोनों पर अलग अलग आवेश ही क्यों आया। तो समझिए भाई, देखिए हुआ क्या था। जैसे मान लीजिए मैंने एक कांच की छड़ ले ली, ये सिंपल एक कांच की छड़ ले ली। अब इस कांच की छड़ से जैसे ही मैंने रेशम का कपड़ा, मान लीजिए ये कोई रेशम का कपड़ा है और इस रेशम के कपड़े को, ठीक है, ये रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, ये रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है। ये कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है। जैसे इसको रगड़ा तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आया, धन आवेश आया। इसके ऊपर कैसा आवेश आया, धन आवेश। और वहीं इस छड़ के इसके ऊपर, इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा था, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा था, तो हुआ क्या था वो समझिए। ये जो कांच की छड़ थी, ये जो कांच की छड़ थी, ये रहा वो रेशम का टुकड़ा, ठीक है, या रेशम का कपड़ा। जब इनको रगड़ा गया तो हुआ क्या था, इस वस्तु से, इस कांच से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इस कपड़े के ऊपर चले गए। सुनना क्या बोल रहा हूं, इस कांच की छड़ पे से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहां चले गए, रेशम के कपड़े पर। और जरा सोचो, अभी जस्ट अभी पड़ा है, धन आवेश का सामान्य अर्थ होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां बढ़ रहे हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यहां क्या हो गई जी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सर अधिकता हो गई तो इसका मतलब इस पर ऋण आवेश आएगा। क्यों भाई, अभी पढ़ा था, जब जब होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। और जब जब होगी इलेक्ट्रॉन की कमी तो कैसा आवेश आएगा, धन आवेश। तो आई होप ये पेयर आपको समझ में आया होगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पेयर पढ़ते हैं, ठीक है। ऊन के कपड़े को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ेंगे, ठीक है। ऊन के कपड़े को, ठीक है, ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा। दूसरा पेयर पढ़ लो, और प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़। क्या देखा गया, जब ऊन के कपड़े को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा गया तो जो ऊन का कपड़ा था वो कैसा आवेश हो गया, ऊन का कपड़ा धनावेश हो गया। ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा, ऊन के कपड़े पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश, धन आवेश। और वहीं प्लास्टिक की छड़ पर कैसा आवेश आ गया, प्लास्टिक की छड़ पर, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़ पर आवेश आ गया ऋण आवेश। कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश। जो प्रोसेस पिछले प्रैक्टिकल में हुई थी, जो प्रोसेस मैंने आपको पिछले उसमें बताई है पेयर में, वही प्रोसेस यहाँ होगी। हुआ क्या था, उनके कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के प्लास्टिक की छड़ पर चले गए। समझिए ये ऊन का गुल्ला था या ऊन का कपड़ा था, ठीक है। ऊन का ये कपड़ा था, ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा। और इधर ले लेते हैं प्लास्टिक की कोई छड़ वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई प्लास्टिक की छड़ है। इसके साथ में जब इसको रगड़ा गया, इसके साथ में जब इसको रगड़ा गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के यहाँ जाने लगे। तो इधर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इधर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की
कमी, इधर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल निकल के उधर चले गए। और इधर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या हो गई जी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। ठीक है, इस प्लास्टिक की छड़ के ऊपर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश। और वहीं उनके ऊपर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। तो ये क्या है, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़। ठीक है, आई होप ये पेयर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक पेयर और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इस पेयर की चर्चा मैंने आपको शुरुआत में की थी। एक बार फिर से उस पेयर को समझा देता हूं। ठीक है, तो कौन सा पेयर है, बिल्ली की खाल और एवोनाइट की छड़। ठीक है, कौन कौन सा है, बिल्ली की खाल, बिल्ली की बिल्ली की खाल और एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की प्लेट या छड़, एवोनाइट की प्लेट या छड़, जो भी आप बोले। ठीक है, तो जैसे समझिए, हुआ क्या, जैसे बिल्ली की खाल को एवोनाइट की प्लेट से रगड़ा गया, तो बिल्ली की खाल के ऊपर, बिल्ली की खाल के ऊपर, ठीक है जी, बिल्ली की खाल के ऊपर, बिल्ली की खाल के ऊपर, खाल के ऊपर, ऊपर कैसा आवेश आ गया जी, धनावेश आ गया, धनावेश। और वहीं वहीं एवोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश आवेश आया, एवोनाइट की प्लेट, एवोनाइट की प्लेट पर रेड आवेश आ गया, रेड आवेश। ठीक है, रेड आवेश। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो अभी तक मैंने आपको जितने भी पेयर पढ़ाए, उनमें दोनों पर, किसी पर धनावेश, किसी पर रेड आवेश, किसी पर धनावेश, किसी पर रेड आवेश, लेकिन दो ही आवेश आ रहे हैं, कोई तीसरा आवेश आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। क्यों दो प्रकार के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। अभी तक शायद अगर कुछ बच्चे या मेरे कुछ साथी अगर मेरी बात को अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो मैंने अभी तक के अपने इस लेक्चर में जहां तक मैंने अभी तक कवर अप कर लिया है, बार बार एक ही चर्चा कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का डालना, इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का डालना। क्या सर प्रोटॉन के साथ में कुछ नहीं कर सकते, हाँ इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन के साथ में ही मस्ती कर सकते हैं, प्रोटॉन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन के साथ में कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। चलो करते हैं इस बात पे भी चर्चा। ठीक है, चलिए, उस चर्चा को मैं बढ़ाने से पहले कुछ और आपको बता देना चाह रहा हूँ, कुछ और बता। ठीक है, देखिए, हाँ भाई, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए बिल्ली की खाल से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बिल्ली है, ठीक है, ये हमारी बिल्ली है, बिल्ली कम कुछ और ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी बिल्ली। चलो, अब बिल्ली लग रही है, थोड़ी खाते पीते घर की है, खाते पीते घर की है, ठीक है, चिंकी ने पाल रखा है। ठीक है, जिस चिंकी की हम चर्चा करते हैं ना, उसने इस बिल्ली को पाल रखा है, उसी के घर की बिल्ली है। ठीक है, चलो भाई, तो इस बिल्ली ने क्या किया, इस बिल्ली ने एवोनाइट की प्लेट्स, हमने क्या किया, इस बिल्ली के साथ में एवोनाइट की प्लेट को रगड़ना स्टार्ट किया, बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली की खाल से एवोनाइट की छड़ को रगड़ रहे हैं या प्लेट को रगड़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा प्रैक्टिकल आप घर मत करना। ठीक है, कहीं एक काम करो, आप बिल्ली ले आओ और उस एबोनाइट की प्लेट कहीं से मंगा लो और रगड़ के देखो। ठीक है, क्योंकि जीवों के साथ में हमें कोई भी हानि नहीं करनी। ठीक है, चलो भाई, तो देखिए समझिए, तो जैसे ही रगड़ा, बिल्ली की खाल पर कैसा आ गया, धनावेश, क्योंकि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ पहुंच गए, इस प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, तो इस पर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। और बिल्ली पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा जी, धन आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। ठीक है, कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, और जब ये आवेश बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा, तो एक स्पार्क के रूप में इसके शरीर से बाहर निकलने लगेगा, जो मैंने आपको उस बिल्ली का एग्जांपल दिया था, कियो नाम की बिल्ली का, उस कार्टून कैरेक्टर की जो चर्चा की थी। ठीक है, एक प्रैक्टिकल आप लोगों को घर पे करने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करना। ठीक है, कोई नुकसान नहीं करेगा, आराम से। शायद ये वीडियो आप लोगों ने कहीं देखी भी होगी, ठीक है, या कुछ बच्चों को पता भी होगा। आपने ये तो देखा होगा, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री, मतलब पीछे की साइंस क्या है, वो आज आप लोग समझ गए। सर कौन सी वीडियो की चर्चा करें, आप कौन से टॉपिक की बात करें। आप लोगों ने शायद ये वीडियो कहीं देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उस पर किसी कुर्सी पर बिठा लिया था और उसमें कहीं से कंबल मारा जा रहा है, या उसके शरीर पर बार बार कंबल को मारा जा रहा है। जब आप कंबल को बार बार मारोगे, बार बार मारोगे, बार बार मारोगे, तो उसकी बॉडी पे कैसा आवेश आएगा, उसकी बॉडी के ऊपर एक आवेश प्रेरित हो जाएगा, उसके ऊपर एक आवेश आ जाएगा उसकी बॉडी को, और जब आप उसको टच करोगे तो आपको हल्का सा झटका लगेगा। और आप इस प्रैक्टिकल अंधेरे में देखोगे, तो आपको उस व्यक्ति और अपने बीच में, जैसे समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति था और मस्त एक कुर्सी पर बिठा रखा है,
स्टाइलिश कुर्सी बना देते हैं थोड़ा। इस कुर्सी के ऊपर चिंकी को बिठा देते हैं। चिंकी को बैठा दिया, ठीक है, ये चिंकी है। चिंकी के बाल नहीं बनाए, चलो चिंकी के बाल बना देते हैं। ठीक है, ये चिंकी को बैठा दिया, ठीक है। चिंकी खुद पतली सी है लेकिन बिल्ली मोटी ताजी है, कोई बात नहीं। अब इस चिंकी के शरीर पर हमने कंबल मारना स्टार्ट किया, कंबल को झड़कना स्टार्ट किया, यानी इसकी बॉडी से टच होकर के जाना चाहिए। जैसे ही कंबल इसकी बॉडी से टच होकर के जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसकी बॉडी के ऊपर आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आएगा, मान लीजिए धन आवेश आएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, ठीक है। और एक बात याद रखिए, चिंकी को पैर ऊपर रखवाना जब आप इस प्रैक्टिकल को करो तो, ठीक है, पैर ऊपर रखोगे तो चिंकी के ऊपर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। कंबल पे कैसा आवेश आ गया जी, ऋण आवेश, ठीक है। मान लो ये प्रैक्टिकल किसी लड़की के साथ में कर रहे हो, ठीक है, किसी लड़की को बिठा रखा है और उसके बाल खुले हुए हैं तो उसके बाल भी खड़े हो जाएंगे, इतना चार्ज आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसकी बॉडी पर बाल खड़े हो जाएंगे, एकदम खड़े, बिल्कुल सीधे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही कोई व्यक्ति चिंकी को या कोई भी चिंकी को टच करेगा, तो मान लीजिए आप इसको टच करने आए, तो जैसे ही टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे, इसका सारा का सारा आवेश आपकी बॉडी में से ट्रांसफर होकर के जमीन में जाने लगेगा। तो आपको यहां पर एक स्पार्क देखने को मिलेगा, जिस प्रकार आपको आसमान में देखने को मिलती है तड़े। तो ये भी आप एक बेहतरीन एग्जांपल के तौर पर घर पर ट्राई कर सकते हो, घर पर ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई खतरा नहीं है, आराम से कर सकते हो। हल्का सा मामूली सा झटका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर अंधेरे में देखो तो वो स्पार्क भी आपको दिख जाएगी, ठीक है जी, वो स्पार्क आपको दिख जाएगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, तो अब एक बात समझना कि किसी वस्तु पर कितना आवेश होगा, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। किसी वस्तु पर कितना आवेश होगा, तो समझिए भाई, ये एक बॉडी है ए और एक बॉडी बी, ठीक है, समझ लो। इस बॉडी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश। ये बात आपको पता है। एक आवेश निकाल तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा आ जाएगा, धन आवेश। मैं मॉड लगा देता हूं जिससे क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव रही, यानी ऋणात्मक माने तो वो धनात्मक में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पर कितना आवेश आया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो अब क्यू बराबर कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो अब आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बराबर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सर ऐसे तो आप निकालते जाओ, ये बात कहाँ खत्म होगी। ऐसे करते 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 मैंने एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एन। तो क्यू बराबर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ई, ठीक है। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू बराबर में एन ई, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, वहीं अब विपरीत सोच करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ला करके इसके अंदर डाल दिया, तो इसके ऊपर कुल ऋण आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितना आवेश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। मैं फिर एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के आया, मान लो चिंकी लेके आई, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आएगा, दो इलेक्ट्रॉन। एक और चिंकी आवेश कहीं से उठा के ले आई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आवेश आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे धीरे धीरे एक 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 करके सीधा एन इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एन इलेक्ट्रॉन। तो क्यू बराबर, मान लो कि चिंकी एन इलेक्ट्रॉन ला करके डाल दी थी, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा क्यू बराबर में एन ए। कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बराबर में ए, एन ए। तो मैं एक बात कहूं तो आवेश का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, क्यू बराबर में एन ए। तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बराबर में एन ई, ठीक है जी, क्यू बराबर में एन ई। सर क्यू क्या यहाँ पर, जो आवेश बताया था, आवेश जो पदार्थ का गुण था, आवेश को ही क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। सर एन क्या है, एन 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 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन क्या है जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। सर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई क्या है जी, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो अभी आपको बताया था कितना, -1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। अब समझना, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, निकाले जाएं, तो कैसा आवेश आएगा जी, धनावेश आएगा, धनावेश। और वहीं इलेक्ट्रॉन डाले जाएं, इलेक्ट्रॉन डाले जाएं, डाले जाएं, तो कैसा आवेश आएगा जी, ऋण आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डाले जाएं तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो धन आवेश आएगा। और कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से, क्यू बराबर में एन ई, ठीक है। इससे रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल होंगे, मैं आज बिल्कुल डील नहीं करूंगा न्यूमेरिकल पार्ट को, कल से करूंगा। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा,
ठीक है, इस पे आधारित लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम डील करेंगे Q बराबर में एनी फॉर्मूले पे। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे चर्चा करते हैं। जो बात मैं अभी आपको बोल रहा था कि सर क्या केवल इलेक्ट्रॉन ही निकाल और डाल सकते हैं, क्या प्रोटॉन के बारे में कुछ चर्चा नहीं होगी, क्या न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं चर्चा करेंगे? तो चलिए समझते हैं किस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, किसको डाल सकते हैं, कौन सा प्रोटॉन निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस दुनिया में जो विद्युत की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जहां तक अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, वहां तक आता इलेक्ट्रॉन के साथ में ही मस्ती कर सकते हैं हम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में मस्ती नहीं करते। सर क्या मतलब? मतलब सिंपल सा है कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल नहीं सकते और ना ही डाल सकते हैं। किसके साथ में खेल कर सकते हो? अभी केवल इलेक्ट्रॉन के साथ में। सर क्या मतलब है, जरा बताइए इस बात को समझिए। ये मैं परमाणु बना रहा हूं और ये बीच में कौन बना दिया? नाभिक बना दिया। और भी वृत्तीय कक्षाएं बना देते हैं। चलिए, ये मैंने एक परमाणु की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनाई है, ठीक है। अच्छा, बीच में कौन कौन रहते हैं? बीच में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन, जगह स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूं, इस जो बीच वाले भाग में इसमें कौन कौन रहते हैं? इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दो लोग रहते हैं इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, आउटर साइड में कौन होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इनमें कौन चक्कर लगा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है जी। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है, इन जगहों पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, हालांकि इस कंसेप्ट को मैं वापस से कल के लेक्चर में लेके आऊंगा, फिर से इसकी चर्चा करूंगा। ये परमाणु नहीं जाएगा। अगर विद्युत को समझना है, विद्युत को समझना है तो पहले इस परमाणु को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सबसे छोटी इकाई है जो विद्युत को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती है। एक बार परमाणु समझ गए तो विद्युत तो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो समझना, बीच में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं, आज आपको थोड़ा सा मैं किडनैपर बना देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए आप लोग, कि अगर मान लीजिए आपको किसी बच्चे का किडनैप करना है, तो आप उस बच्चे का किडनैप उसके घर से कर सकते हो या घर से बाहर से कर सकते हो? ऐसे समझ लीजिए, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये मम्मी पापा हैं किसके? पेरेंट्स हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो ये बताइए, ये अपने घर के पास में ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसको चोरी करना, इसको 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 निकालना आसान होगा, या ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इनको निकालना, इनको किडनैप करना आसान रहेगा? तो डेफिनेटली आप सभी का जवाब होगा, गुरुजी ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, इनको किडनैप करना आसान है, इनको निकालना आसान है। तो हमारा मतलब क्या है? इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन मेन नाभिक से बहुत दूर है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आकर्षण का बल कम लगेगा, क्योंकि ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। कौन से इलेक्ट्रॉन को? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इन वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना निकालना आसान है, आसान है। इन इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? आसान है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद रखना, बहुत काम की बात है। मैं आगे कल के लेक्चर में इस बात को फिर से दोहराऊंगा, फिर से समझाऊंगा, इसलिए आज अभी के अभी आप लोग इस बात को समझ ले। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बाहर की कक्षा के, बाहर की कक्षा के, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। अर्थात ये वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, समझना, ये वाले इलेक्ट्रॉन को किडनैप करना आसान है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुश्किल इनको हो जाएगा, इनको किडनैप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैं बात करूं इनको, गुरुजी इनको तो भाई इनको किडनैप करने के लिए तो मच ऊर्जा चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, इन्हें बहुत सारी ताकत चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए इनको चोरी करने के लिए, इनको किडनैप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बच्चे का घर से किडनैप करना है, घर के अंदर से किडनैप करना है, तो आपको बहुत शक्ति चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत ताकत चाहिए अंदर से किडनैप करने के लिए, एज कंपेयर टू बाहर से। तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ऊर्जा चाहिए। अब जरा सोचिए, जरा सोचिए, ये नाभिक के अंदर से तुम प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने की चर्चा कर रहे हो, कितनी ऊर्जा चाहिएगी हमें इसको निकालने के लिए? इतनी ऊर्जा तो हमारे पास में मौजूद भी नहीं है।
तो इसका मतलब क्या गुरुजी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में, ठीक है। हालांकि इस चीज की चर्चा आप 12th क्लास में नाभिक वाले चैप्टर में करेंगे, नाभिक वाले चैप्टर में करेंगे कि कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चेंज किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखो कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते। निकाल किसको सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो अभी तक आपको डाउट बन रहा था कि इलेक्ट्रॉन का निकलना डालना, ये चीज आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं, वो मेरे से छूट गई अभी। कौन सी बात? देखिए भाई, अगर धन आवेश है, कैसा है? धन आवेश, ठीक है, और दूसरा धन आवेश, ये जो दो आवेश देख रहे हो एक जैसे हैं, इनको बोलते हैं जी सजातीय आवेश। एक जैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, ये क्या है? सजातीय आवेश। एक जैसी जाति के यानी एक जैसे आवेश को क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। इसी प्रकार मैं और आवेश ले लेता हूं, यहां पर ये ऋण आवेश है, ये वाला ऋण आवेश है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें भी सजातीय आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सजातीय आवेश, यानी एक ही जैसे हैं, सजातीय आवेश, ठीक है। एक ही जाति के आवेश को क्या बोलते हैं जी? सजातीय आवेश बोलते हैं। वहीं बात करूं अगर मैं गुरुजी मैं एक काम करता हूं, एक धनावेश ले लेता हूं और एक ऋण आवेश ले लेता हूं, हाँ बिल्कुल ले लीजिए, ये अलग अलग जाति के हैं, तो इन्हें बोलेंगे विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, यानी अलग अलग जाति के आवेश, ठीक है। तो सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो? हाँ भाई, ये क्यों बता रहा हूं, तो देखिए भाई, ये एक एक से आवेश है, ठीक है, एक जैसे आवेश है, तो ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? दूर हटाने का। तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल मतलब ऐसा बल जो दोनों को एक दूसरे से दूर हटाने का प्रयास करता है। सर ये भी तो समान है, हाँ इनमें भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल, ठीक है। तो ये दोनों आवेश क्या हो जाएंगे? दूर हटेंगे। वही आवेश बात करूं धन आवेश और ऋण आवेश, ये दोनों क्या होंगे? आकर्षण का बल लगेगा इन दोनों बीच में। क्या होगा? आकर्षण का बल, ठीक है। अगर इस नेचर की बात करें तो ये फिनोमेना नेचर में भी देखने को मिलता है। जैसे लड़की और लड़की, ठीक है, दोनों में टकराव होते रहते हैं, ठीक है, दोनों में टकराव होते रहते हैं, यानी एक तरीके का प्रतिकर्षण का बल लगता है, ठीक है, कोई खिंचाव देखने को नहीं मिलता है। देखिए नेचर की बात करें तो प्रकृति के आधार पर, क्योंकि हर चीज को समझना है। इसी प्रकार मान लो ये लड़के लड़के हैं, तो दोनों में क्या होगा? टकरार होगा, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे की ओर कभी आकर्षित नहीं होंगे। कुछ कंडीशनों में हो जाता है, वो अलग अलग सिंड्रोम है, ठीक है, वो बायोलॉजी वाले तुम लोग जानो, ठीक है। ये ऋण आवेश तो इन दोनों के बीच में क्या है? टकराव है। जैसे ये लड़की लड़की, कोई आकर्षण देखने को नहीं मिलता, दोनों एक दूसरे से विपरीत। वहीं धनावेश और ऋण आवेश, जिस प्रकार लड़के और लड़की के बीच में दो विपरीत चीजों के बीच में आकर्षण होता है, ऐसे बेटा धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण का बल लगता है। कैसा बल लगता है जी? आकर्षण का बल लगता है। अब कितना बल लगता है ये चीज आप लोग 12th में जाके पढ़ोगे, जब कूलाम का नियम पढ़ोगे। तो यहाँ तो केवल इतना समझना था आपको कि धनावेश और ऋण आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आप लोग को यहाँ तक का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर वास्तविकता में इस टॉपिक के अंदर जो आज मैंने प्रारंभ किया है विद्युत में, आपको वाकई में ही आनंद आया है, तो कमेंट में जवाब जरूर दें, रिप्लाई जरूर दें, फीडबैक अवश्य दें कि हाँ सर लेक्चर में आनंद आया, या जैसा भी आपको लगा, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है, वो भी आप मुझे बताएं। जैसे कि आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था, शुरुआत में मैं कुछ चीज़ें लिख करके लाया था इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री मेरे को पढ़ानी नहीं, मतलब केवल स्टोरी सुनानी थी, आपको स्टोरी सुननी थी, वो स्टोरी मैंने आपको समझा दी। यानी हिस्ट्री मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का राज क्या था, हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये जन्मी थी, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अगर ऐसे ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो, ये चीज़ आप मेरे को जरूर बताएं कि मैं लिख लिख करके जिस तरीके से अभी तक पढ़ाता आ रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ाऊँ या पीपीटी के जरिए पढ़ाऊँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे आने वाली वीडियो में मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया है? Q बराबर में Na, इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि विद्युत किस चीज के कारण प्रवाहित होती है, यानी धारा कैसे प्रवाहित होती है, और उसके बाद फिर कुछ पदार्थों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।